नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम वीडियो श्रृंखला भाग 53 लेकर आए हैं साथियों। और अभी तक हम जितने प्रश्न कर चुके हैं साथियों वो हैं 2385 प्रश्न अभी तक कर चुके हैं। पिछली वीडियो में गलती से मैं बोल गया कि हाँ 2350 प्रश्न हमारे हुए, नहीं 52 तक हमारे जो प्रश्न हैं वो 2385 हो चुके हैं। और आज जो प्रश्नों की संख्या है साथियों वो है 29, यानी 29 प्रश्न आज हम करने वाले हैं। ठीक है, तो 2385 में यदि हम 29 यानी 29 जोड़ दें तो हमारी संख्या हो जाती है 2414। तो आज हम 2414 प्रश्न कंप्लीट कर लेंगे। ज़्यादा बड़े प्रश्न भी होंगे लेकिन थोड़ा कठिन भी लगेगा आपको, क्योंकि अभी नवंबर और दिसंबर यानी यूँ बोले कि जो पिछले साल नवंबर में एग्ज़ाम हुआ है यूजीसी नेट का, वहीं से प्रश्न उठाए हैं, कुछ जून 2019 वाले नेट से। ठीक है, तो बहुत मैं कहूँगा कि टफ प्रश्न भी आएंगे। मास्टर कैडर के लिए भी इम्पोर्टेंट हैं, सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है, ज़्यादातर एनटीए यूजीसी नेट के लिए जो भी परीक्षा में बैठने वाले हैं। ठीक है, तो उनकी तैयारी हेतु भी थोड़ा काम कर लेते हैं। बाकी मास्टर कैडर वाले भी जो वीडियो देखें बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। कठिन प्रश्न तो हैं लेकिन ये वाले प्रश्न मैं कहूँगा कि अभी इस तरह के ही आते हैं परीक्षाओं में। ठीक है, खासकर नेट की परीक्षाओं में। तो चलिए आज की प्रश्नमाला शुरू करते हैं। 53 भाग। हाँ, सबको गुड इवनिंग, आ जाइए, जुड़ जाइए सभी और प्रश्नमाला शुरू करते हैं साथियों। तो प्रश्नमाला देखिए साथियों, एक तरफ पंक्तियां हैं, दूसरी तरफ उन पंक्तियों के रचनाकार हैं। तो पहली पंक्ति है पंडिये सयल सत बखायनी बखाइन पंडित सयल सत बखानी। तो आपने ये सुना ही होगा, ये पंक्ति काफ़ी बार पढ़ी भी होगी। बिल्कुल बताइए साथियों किसने लिखी। गोरखनाथ चंद्रवरदाई, सरप्पा, नरपति नालाज या जागनिक। दूसरी पंक्ति है 9 लख पात्री आगे नाचे, किसने लिखी है। जे 4-5 विकल्प आपके सामने हैं। तीसरी पंक्ति 12 बरस ले कुकर जीवे, किसकी है। आगे है बजिन गौर निशान राज चौहान चौहदिस, किसकी पंक्ति है ये बताइए। तो साथियों जो कूट सही बता देगा उनको रोहित जी हमारे साथी बिल्कुल अप्रिशिएट करेंगे, जो कमेंट सेक्शन हमारा संभालते हैं। कई बार वो नहीं दे पाते हैं जवाब, क्योंकि नेट की भी प्रॉब्लम हो जाती है, दो तरफों से संभाला होता है, लैपटॉप पर लगे होते हैं वो। कोई दिक्कत नहीं साथियों। हमारा पहला प्रश्न ए, ठीक है, जो ए का है साथियों, जिन्होंने सी टिक किया है यानी ए का 3, ए का जिन्होंने 3 बताया है यानी सहरप्पा। वेरी गुड, बहुत सही। आगे 9 लाख पात्री आगे नाचे, ये किसकी पंक्ति है बताएं साथियों। 9 लाख पात्री आगे नाचे, क्या लगता है। जिन्होंने बता भी दिया कईयों ने, तो बहुत सही साथियों। तो दूसरा बी का हो जाएगा पहला। ठीक है, जो बी का बता रहे हैं पहला गोरखनाथ की पंक्ति आगे साथियों 12 बरस ले कुकर जीवे थे, तो वो आपने पढ़ा ही होगा, इसको पढ़ा ही है। सी का जो लोग बता रहे हैं साथियों 5, ठीक है, जो सी का बता रहे हैं 5, वेरी गुड, जागनिक की है जे 12 वर्ष ले कुकर जीवे, ये जागनिक की पंक्ति है। ठीक है, आगे बजिन गौर निशान राज चौहान चौहदिस, बिल्कुल साथियों ये चंद्रवरदाई की है, चौहान का नाम है पृथ्वीराज चौहान का, बिल्कुल चंद्रवरदाई की पंक्ति है साथियों। तो हमारा कूट हम देख लेते हैं। पहले का हमने 3 चुना, पहले का 3 आ गया, तो ए में 3 देख लेते हैं कहाँ पर है। बिल्कुल ये जहाँ पर देख लीजिए ये वाला कूट। बी का 1 यानी गोरखनाथ ये वाला, सी का 5 हमने चुना और डी का 2, बिल्कुल सही। तो ए हमारा सही हो गया। जिन्होंने एक भी सही किया अपना काउंट जो है कर लीजिए। ठीक है, ये पंक्तियाँ अवश्य आ जाती हैं, मास्टर कैडर वाले भी ध्यान दें, प्रत्येक पंक्ति अक्सर पूछ ली जाएगी जी। आगे 57 वाला प्रश्न है साथियों, हमारा तीसरा है इस वीडियो का, माफ़ करिएगा दूसरा प्रश्न आज का। ठीक है, पहला प्रश्न 56 और दूसरा 57 मानिए साथियों। यह प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। नेट जून 2019 में ये प्रश्न आया था। और साथियों यह भी बता देते हैं कि उस साल यानी 2019 जून 2019 में जो जेआरएफ है जनरल कैटेगरी का वो 59% पर निकल गया था, और जो नेट है वो 54% पर चला गया था। ये भी आपने याद रखना है, ये पहली बार इतना कम परसेंटेज जनरल कैटेगरी के लिए आया था उस साल। ठीक है, और एग्ज़ाम बहुत टफ था इसलिए परसेंटेज ज़्यादा ऊपर नहीं गया था। ठीक है, तो उतार चढ़ाव लगा रहता है परसेंटेज का,
कभी 59 पर, तो इस बार तो साथियों 68% पर, यानी 68+ लेने पड़े GRF क्रैक करने के लिए लोगों को, यानी नवंबर 2020 वाला जो एग्ज़ाम हुआ। तो ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है साथियों, इसको पढ़ लेते हैं। अपभ्रंश के जो नमूने हमें पद्यों में मिलते हैं ये उस काव्य भाषा के हैं जो अपने पुरानेपन के कारण बोलने की भाषा से कुछ अलग, बहुत दिनों तक आदिकाल के अंत क्या उसके पीछे तक पोथियों में चलती रही। आदिकाल के अंत और उसके पीछे पोथियों में चलती रही, ठीक है। मतलब आदिकाल के बाद भी ये भाषा अपभ्रंश जो है चलती रही किताबों में, पुरानी पोथियों में, ठीक है। तो उपयुक्त कथन किसका है? राहु सांकृत्यायन, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह। यह पंक्ति आप नोट डाउन कर लें साथियों, ठीक है। कभी भी घुमा फिराकर इस पंक्ति का छोटा सा अंश काट लिया जाएगा और आपको पूछ ली जाएगी नेट की परीक्षा में, ठीक है। मास्टर कैडर में तो आने के चांस लिए, लेकिन वो भी याद रखेगा। सीखना कभी छोड़े मत साथियों, मैं हमेशा अपने साथियों को कहता हूँ सीखना मत छोड़िए। पोस्ट के लिए पढ़ना अलग बात है, ज्ञान के लिए पढ़ना बहुत बड़ी बात होती है। पोस्ट ले लेंगे उसके बाद सीखना बंद कर देंगे, कोई फ़ायदा नहीं है। मेरे टीचर्स प्रोफेसर्स जिन्होंने मुझे पढ़ाया वो आज भी पढ़ते हैं, और जब भी मैं उनकी क्लास अटेंड करता हूँ तो मज़ा आता है कि हाँ ऐसी बातें वो और सीखते चले जा रहे हैं, ठीक है ना। जब ज्ञान की जो पोटली है वो कभी खाली नहीं होनी चाहिए कि हाँ मैंने सीख लिया। जब सीख लिया तब आपका अंत है, आप बच्चों को अच्छी प्रकार से नहीं पढ़ा पाएंगे। तो इसलिए सीखना कभी किताबें पढ़ना बंद मत करिए। तो बिल्कुल साथियों बी ऑप्शन, ठीक है। जिनका 57 का बी ऑप्शन जिन्होंने टिक किया है, रामचंद्र शुक्ल का विचार है ये, ठीक है। हिंदी साहित्य का इतिहास पुस्तक जो उनकी है। अगला प्रश्न साथियों, ये पुरानी भाषा की विशेषता के लिए, ठीक है, उन्होंने ये प्रश्न गढ़ा है, यानी अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास में जो पंक्ति लिखी है, पढ़िए इसको क्या है। उन्होंने लिखा कि जैसे पुराना चावल ही बड़े आदमियों के खाने योग्य समझा जाता है, वैसे ही अपने समय से कुछ पुरानी पड़ी हुई परंपरा के गौरव से युक्त भाषा ही पुस्तक रचने वालों के व्यवहार योग्य समझी जाती थी। मतलब उस वक्त जैसे ओल्ड इज गोल्ड कहा जाता है ना, तो पुरानी भाषाओं को ही रचा जा रहा था पुस्तकों में। तो यह है हिंदी साहित्य का इतिहास के किस प्रकरण में, आदिकाल के किस प्रकरण, आदिकाल के 4 प्रकरण लिखे हैं, ठीक है। रामचंद्र शुक्ल ने 4 भागों में आदिकाल को रखा है। तो किस प्रकरण में बोला उन्होंने? प्रकरण 1, 2, 3, 4। विकल्प आपके सामने। ये प्रश्न साथियों बहुत सामान्य सा है, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ी है वो पुस्तक को नहीं पढ़ी। और रामचंद्र शुक्ल की पंक्तियों में से ना जाने कितने प्रश्न अभी तक नेट की परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। नेट वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आगे मास्टर कैडर वालों के लिए भी आएगा। पहला जो प्रश्न था वो मास्टर कैडर वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल साथियों ये पंक्ति उनकी डी ऑप्शन वाले प्रकरण 4 में है, ठीक है, 4 में है। आगे साथी यह देखिए फिर से कूट वाला प्रश्न आ गया। एक तरफ रचनाएं हैं और दूसरी तरफ क्या है, उनके रचनाकार हैं। तो बताइए पहली पुस्तक जो है प्राकृत प्रकाश किन्होंने लिखी? देवसेन, वररुचि, जैनाचार्य, मेरुतंग, हेमचंद्र जी, सोमप्रभ सूरी। अगली पुस्तक है श्रावकाचार्य, यह किसने लिखी है? प्रबंध चिंतामणि, यह किसने लिखी? फिर कुमारपाल प्रतिबोध, यह किसने लिखी साथियों? जी साथियों, ए का जो लोग बता रहे हैं 2, प्राकृत प्रकाश वररुचि, बिल्कुल सही है। रोहित जी आप उनको अप्रिशिएट करिए, जो मेरे साथी हैं रोहित जी साथ में बैठे हुए, आप ये उनको अप्रिशिएट करेंगे जो इकट्ठा कोड बता देते हैं, ठीक। बाकी मैं तो कोड बता ही रहा हूँ एक एक करके। ए का 2 आ जाएगा, श्रावकाचार, बी का 1 आ जाएगा, ठीक है, बी का 1 आ गया साथियों। प्रबंध चिंतामणि सी का 3 ही आएगा, जैनाचार्य मेरुतंग की है। और अभी बचते हैं हमारे पास 2 विकल्प लास्ट ऑप्शन में। डी के लिए कौन सा आएगा, चौथा या 5वां? तो जो लोग बता रहे हैं सोमप्रभ सूरी, कुमारपाल प्रतिबोध का, बिल्कुल सही है। तो हमारा कोट साथियों क्या बन जाता है वो देख लेते हैं हम। पहले का दूसरा किस में है, ये देख लीजिए, पहले का दूसरा, बी का पहला, सी का 3
और डी का 5। ठीक है साथियों, तो इसलिए पहला हमारा सही हुआ। जिन्होंने एक भी सही बता दी, सही मिलान चिन्ह, वो सही है। आगे साथियों ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है लेकिन टफ था, नवंबर 2020 में अभी हाल ही में आया। एक पुस्तक है दब सह्याब प्यास, जिसको द्रव्य स्वभाव प्रकाश भी बोला जाता है। इसको गाथा या साहित्य की प्रकृत भाषा में निम्नलिखित में से किसने रूपांतरित किया या अनुवादित किया? वररुचि, देवसेन, पुष्पदंत या माइलधवल? देवसेन नहीं होने वाला साथियों, एक बात बता देता हूँ, देवसेन ने तो इसको मूल रूप से लिखा था लेकिन इसका रूपांतरित किसने किया यह बताना है। गैस लगाइए। जी साथियों, जी बहुत सही साथियों, जिन्होंने डी बताया है। ठीक है, माइलधवल, बहुत सही है। आगे चलते साथियों, ये प्रश्न काफ़ी टफ था वैसे। अगला प्रश्न साथियों असंगत युग्म से संबंधित है। किससे संबंधित है? असंगत युग्म। क्या है साथियों? असंगत युग्म। या देख लीजिए साथियों, एक तरफ प्रथम कवि दिए हैं और दूसरी तरफ आपकी दाईं ओर प्रस्तोता दिए हैं, मतलब उन कवियों को मानने वाले कि हाँ ये वाला बंदा पहला कवि था। तो जैसे पुष्यदंत पहला विकल्प है, उसका युग्म दिया गया है शिव सिंह सेंगर। जो शिव सिंह सेंगर मानते हैं कि हिंदी का पहला कवि पुष्यदंत है। आपने असंगत का चुनाव करना है, गलत का। शालिभद्र सूरी, रमाशंकर शुक्ल रसाल ने माना है हिंदी का पहला कवि। स्वयंभू रामकुमार वर्मा ने माना है और अब्दुल रहमान हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो बताइए कौन सा असंगत है साथियों, यह बताना है। यह प्रश्न तो मास्टर कैडर सभी के लेवल का है साथियों, और यह प्रश्न साथियों आपको बता देता हूँ जो आया भी है परीक्षा में। 61 अंक का प्रश्न है और यह परीक्षाओं में आ चुका है। ये बिल्कुल साथी बी ऑप्शन वाले शालिभद्र सूरी। ठीक है, इसको तो गणपति चंद्रगुप्त ने कहा हिंदी का पहला कवि, ना कि रामाशंकर शुक्ल रसाल ने। आगे साथियों हमारे पास जो प्रश्न है यह भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा दिमाग लगाइए। प्रश्न का हल जो है वो मास्टर कैडर वाले भी सॉल्व कर लेंगे इस प्रश्न को। नेट नवंबर 2020 में ये प्रश्न आ चुका है। ठीक है, क्या है प्रश्न? अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी के पद्यों को सबसे पुराना पता तांत्रिक और योग मार्गी बौद्धों का सांप्रदायिक रचनाओं के भीतर विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में लगता है। किस आलोचक का यह कथन है, यह बताना है। प्रश्न एक बार फिर से पढ़ लीजिए कि अपभ्रंश जिसको प्राकृताभास हिंदी भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? प्राकृताभास हिंदी। और आपको यदि पता है कि प्राकृताभास हिंदी अपभ्रंश को किसने कहा है तो ये प्रश्न आप सॉल्व कर लेंगे। क्या कहा गया है कि अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी के पद्यों का सबसे पुराना पता तांत्रिक या योग मार्गी बौद्ध मतलब सिद्धों की सांप्रदायिक रचनाओं के भीतर विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में पता चलता है। तांत्रिक और योग मार्गी कौन थे? सिद्ध थे ना, तो उनकी रचनाओं में देखने को मिलता है विक्रम की यानी संवत शताब्दी के आखिरी 7वीं शताब्दी के आखिरी चरण में। बताएं किस आलोचक का है? श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या रामविलास शर्मा? प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साथियों। ये प्राकृताभास हिंदी अपभ्रंश को किसने कहा है, वही इसका उत्तर आएगा। बिल्कुल साथियों, बी ऑप्शन इधर राइट आंसर, रामचंद्र शुक्ल सही उत्तर आएगा। ठीक है, आगे साथियों प्रश्न यह काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी देखिए। स्वयंभू के ग्रंथ निम्नलिखित हैं। ठीक है, निम्नलिखित ग्रंथ हैं, जैसे देख लीजिए पोयम श्रेय, स्वयंभू छंद, नय कुमार श्रेय, रिट नेमी श्रेय। लेकिन अभी सही बताना है कि इनमें से कितने स्वयंभू के हैं। कूट है केवल 1 2 3, केवल 1 2, सी है 1 2 3 और 4, और डी है हमारे पास 1 2 और 4 मात्र। बताएं साथियों कौन सा कूट जो है आपको सही लग रहा है। इस प्रकार के प्रश्न यूपीएससी परीक्षा यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में पूछे जा रहे हैं। आईएएस आईपीएस इसी प्रकार के कूट वहाँ पर पूछे जाते हैं। ये नहीं कहता कि हाँ सभी में, मतलब जो यूपीएससी हिंदी वाले होते हैं वो हमें बताते हैं कि इस तरह के प्रश्न अभी आ रहे हैं। हिंदी में भी देते हैं कई, हिंदी जिनका सब्जेक्ट होता है लैंग्वेज।
भावी हिंदी साहित्य पूछा जाता बहुत हाई लेवल का। जी बिल्कुल साथियों, जिनका विकल्प है डी, ठीक है, डी विकल्प जिन्होंने चुना है, डी कूट चुना है, यानी पहला, दूसरा और चौथा जे स्वयंभू के ग्रंथ है साथियों, याद रखिएगा डी विकल्प हमारा बिल्कुल सही है, जे चुनना है। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं हमारे 64वें प्रश्न पर। अगला प्रश्न साथियों ध्यान से देखिए, रामचंद्र शुक्ल ने 84 सिद्धों के अंतर्गत इनमें से किसे योगिनी के रूप में उल्लेखित नहीं किया है। 3 योगिनी मानी जाती है, आपको पता ही है, तो किसको योगिनी के रूप में उल्लेखित नहीं किया है? कपालपा, मणिभद्रपा, कनखलापा या लक्ष्मीकरा। बताएं साथियों, क्या लगता है आपको कौन योगिनी के रूप में नहीं है? जी साथियों, बिल्कुल जिनका ऑप्शन ए आ रहा है यहाँ पर, कपालपा। ठीक है, ये योगिनी के रूप में नहीं है, बाकी 3 हैं, और 3 ही योगिनी थी सिद्धों में, 84 सिद्धों में। अगला प्रश्न साथी, उसको भी ध्यान से पढ़ें। सिद्धों में वह कौन था जिनकी साधना से प्रभावित होकर उड़ीसा के राजा दारिकपा और उनके मंत्री डेंगीपा उनके शिष्य हुए थे? सहरपा, शबरपा, लुइपा या डोंबिपा। सिद्धों में वह कौन था जिनकी साधना से प्रभावित होकर उड़ीसा के राजा दारिकपा और उनके मंत्री डेंगीपा उनके शिष्य हुए? बताएं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कौन सा सही लग रहा है आपको साथी? बताएं साथियों। क्या लगता है साथियों, कौन सा आएगा? जी साथियों, ये प्रश्न काफ़ी गहराई वाला है, नेट के लेवल का है, लुइपा इसका उत्तर आएगा। ठीक है, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है साथियों, एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम एक प्रश्न पीछे छोड़ चुके हैं। ये 63 के बाद 64वां आना था। ठीक है, वो हम अंत में आपके लिए लेकर आएंगे। 64वां प्रश्न वो एंड में होगा साथियों। ठीक है, वो एंड में करवाएंगे आपको। अगला प्रश्न चलते, अपने प्रश्न पे चलते हैं साथियों। ये प्रश्न देखिए। जी हाँ, भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति मार्गी था। गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। यह कथन किस आलोचक का है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राहुल सांकृत्यायन या राम स्वरूप चतुर्वेदी। भक्ति आंदोलन के पूर्व, यानी जो भक्ति काल आया है उससे पहले सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन जो था वो गोरखनाथ का है। तो गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। अब यह बताइए कि गोरखनाथ को सबसे ज़्यादा कौन मानते हैं, वही उसके उत्तर में होगा साथियों। बिल्कुल साथियों, बी ऑप्शन आएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि उन्होंने नाथ संप्रदाय पर बकायदा पुस्तक लिखी और गोरखनाथ को अवधूत संप्रदाय भी कहकर, गोरखनाथ के संप्रदाय को अवधूत संप्रदाय भी कहा है। बहुत इंपॉर्टेंस दी है इन्होंने कि हाँ, उन्होंने कहा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कि हाँ, अगर ये सिद्ध और नाथ नहीं होते तो अब भक्ति काल का उदय भी नहीं होता। मतलब यहीं से कहीं नींव पड़ना शुरू हो गई थी। आगे चलते साथियों हमारे 68वें प्रश्न पर, इसको ध्यान से देखिए। काव्य शास्त्र के प्रसिद्ध कश्मीरी आचार्य अभिनव गुप्त, जानते हैं ना अभिनव गुप्त को? काव्य शास्त्र के प्रसिद्ध कश्मीरी आचार्य अभिनव गुप्त ने अपने तंत्र लोक में कौन से नाथ की वंदना की है? मत्स्येंद्र नाथ, गोरखनाथ, चरपटनाथ, चौरंगीनाथ। इस तरह के प्रश्न आते हैं साथी नेट में। नेट को क्रैक करना कोई आसान बात नहीं है। हमेशा यूपी एमपी वाले ही लेकर जाते हैं, 10-10, 20-20 बार बुक क्लियर करके बैठे हुए हैं, रोजगार ही नहीं देती।
गवर्नमेंट। काव्यशास्त्र के प्रसिद्ध कश्मीरी आचार्य अभिनव गुप्त ने अपने तंत्रलोक में कौन से नाथ की वंदना की है? अभिनव गुप्त जानते होंगे, रससूत्र के व्याख्याकार हैं। जी बिल्कुल, जिनका ऑप्शन आ रहा मत्स्येंद्र नाथ। ठीक है, याद रखिएगा, यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है। आगे साथी जो प्रश्न है, जो कूट वाला प्रश्न है, इसको ध्यान से सोल्व करें। पहले हम इसके मत पढ़ लेते हैं। नाथ संप्रदाय से संबंधित तथ्य। नाथ संप्रदाय से संबंधित तथ्य। ठीक है, पहला तथ्य, नाथ सिद्धों की परंपरा से ही निकले और 84 सिद्धों के समान इनकी संख्या 9 मानी गई है। मतलब कौन सा सही है वो चुनने हैं, कूट सबसे अंत में है। दूसरा, नाथों में देश की पश्चिमी भाग विशेषतः राजपुताना और पंजाब को अपने प्रचार प्रसार के लिए चुना। अगला, काफिर बौद्ध नामक ग्रंथ का संबंध इसी संप्रदाय से है, यानी नाथ संप्रदाय से, जिसमें पूजा तीर्थाटन के साथ हज नमाज का भी उल्लेख है। चौथा, इन पर सिद्धों के पंचमकार जाति पाति विरोध आदि का प्रभाव मिलता है। तो साथियों इन चार मतों में से अभी बताइए कौन सा आपके अनुसार सही है। तो साथियों बताइए इनमें से कौन सा सही कूट आपको लग रहा है। पहला तो बिल्कुल सही साथी, नाथ सिद्धों की परंपरा से ही निकले, 84 सिद्धों के समान इनकी संख्या 9 मानी गई है, बिल्कुल सही है। दूसरा, नाथों के देश में पश्चिमी भाग, ठीक है, नाथों में देश के पश्चिमी भाग राजपुताना और पंजाब को अपने प्रचार प्रसार के लिए चुना, बिल्कुल सही है साथियों ये भी। काफिर बौद्ध पुस्तक जो है इससे इसी संप्रदाय से संबंधित है, जिसमें पूजा तीर्थाटन हज नमाज आदि का उल्लेख है, बिल्कुल सही है। जे भी सी भी सही है, यानी तीसरा भी सही है। इन पर सिद्धों के पंचमाकार जाति पाति विरोध आदि का प्रभाव मिलता है, ये बिल्कुल सही है नहीं साथी। ठीक है, चौथा विकल्प बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो चौथा विकल्प बिल्कुल गलत है, इसलिए हमारा जो सही कूट आएगा वो आएगा बी, यानी पहला दूसरा और तीसरा सही है, चौथा नहीं सही है। ठीक है, चौथा नहीं सही। तो आगे चलते साथियों हमारे 17वें प्रश्न पर, इसको ध्यान से देखिए, ध्यान से पढ़िए साथियों इस प्रश्न को। पंजाब में नमक के पहाड़ों के बीच बना बालनाथ का टीला नामक धार्मिक स्थल किससे संबंधित है? पंजाब में नमक के पहाड़ों के बीच बना बालनाथ का टीला नामक धार्मिक स्थल किससे संबंधित है? सिद्धों से, नाथों से, जैनों से, सिद्धनाथ दोनों से। बिल्कुल साथी बी ऑप्शन आएगा, वेरी गुड, नाथों से संबंधित है। आगे चलते साथी 71वां प्रश्न नवंबर 2020 में आ चुका है। तो 71वां प्रश्न साथी, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में से द्वयाश्रय काव्य के रचयिता, निम्नलिखित में से द्वयाश्रय काव्य के रचयिता पुष्पदंत हेमचंद्र जैनाचार्य मेरुतंग या विद्याधर? बताएं साथियों। द्वयाश्रय काव्य के रचयिता हैं पुष्पदंत हेमचंद्र जैनाचार्य मेरुतंग विद्याधर। बताएं साथियों क्या आएगा इसका? बिल्कुल 71वें का साथियों बी ऑप्शन, हेमचंद्र द्वयाश्रय काव्य के रचयिता। आगे चलते साथियों हमारा 72वां प्रश्न है, कूट वाला प्रश्न है यह भी। कूट वाले बहुत प्रश्न आते हैं, ध्यान से पढ़िए। नाथ संप्रदाय की विशेषताएं, नाथ संप्रदाय की विशेषताएं साथियों। पहला पॉइंट, गोरखनाथ का यह पंथ बौद्धों की वज्रयान शाखा से ही निकला है। दूसरा, गोरख ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया। तीसरा, इस पंथ में पंचमकार के साथ शारीरिक मानसिक शुचिता पर बल दिया गया। चौथा, इनका मानना था जोई जोई पिंडे सोई सोई ब्रह्मांडे। तो साथियों बताइए कौन सा आपको सही कोट लग रहा है? पहला ए केवल 1 2 3, दूसरा
केवल 1 2 4, केवल 1 2 या केवल 1 2 3 4। साथियों इस तरह के प्रश्न अभी पूछे जा रहे हैं। 62वां प्रश्न है, माफ करिए 72वां प्रश्न है। जी साथियों क्या लगता है? पहला तो बिल्कुल सही आएगा क्योंकि ब्रज शाखा से ही निकला है गोरखनाथ का यह पंथ। और दूसरा, पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया गया, यह भी बिल्कुल सही है साथियों। ठीक है, इसलिए दूसरा भी बिल्कुल सही है। अभी तीसरा देखिए साथियों, अगर आपने वो पिछला प्रश्न गोरखनाथ से संबंधित किया हो तो उसमें पंचमकार, ठीक है, नाथों में पंचमकार वाली व्यवस्था नहीं थी। ठीक है, कुछ भी ऐसा नहीं था, पंचमकार आदि नहीं था, इसका प्रभाव नहीं पड़ा था। इसमें क्या लिखा है तीसरे में कि इस पंथ में पंचमकार के साथ शारीरिक मानसिक शुचिता पर बल दिया गया, ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, तो चौथा विकल्प इसमें इनका मानना था सोई सोई पिंडे सोई सोई ब्रह्मांडे, मतलब जो एक शरीर है, जिसका भी कोई शरीर है, ठीक है, वो एक ब्रह्मांड के समान है। तो बिल्कुल, तो हमारा जो कूट बन जाएगा पहला दूसरा और चौथा। ठीक है, तो पहला दूसरा और चौथा किसमें? बी ऑप्शन। ठीक है, बी ऑप्शन वाले, वेरी गुड। आगे चलते साथी 63वां प्रश्न, इसको देखिए ध्यान से। अयोध्या के राजा भरत और तक्षशिला के राजा बाहुबली को लेकर किस जैन कवि ने चरित काव्य लिखा? अयोध्या के राजा भरत और तक्षशिला के राजा बाहुबली को लेकर किस जैन कवि ने चरित काव्य लिखा? थोड़ा आप समासिक शब्द बना दें इसे, जब समासिक नहीं बनाना है तो थोड़ा कठिन से आसान कर लीजिए खुद ही, तो आपको पता चल जाएगा। जैनाचार्य मेरुतंग, शालिभद्रसूरि, पुष्यदंत, सुमतिगण। बताइए साथियों किसने चरित काव्य लिखा था अयोध्या के राजा भरत और तक्षशिला के राजा बाहुबली को लेकर? इस तरह के प्रश्न आते हैं, ये बिल्कुल सामान्य सा प्रश्न है साथियों, धोखा खाने वाले जहाँ से भी खा जाएंगे। 73वां प्रश्न है, बिल्कुल साथियों जिनका ऑप्शन आ रहा है यहाँ बी, शालिभद्रसूरि, भारतेश्वर बाहुबली रास, सुना होगा आपने। अगला प्रश्न है साथियों 74वां प्रश्न है, किस साहित्य में सर्वाधिक चरित काव्य रचे गए? किस साहित्य में सर्वाधिक चरित काव्य रचे गए? सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, रासु साहित्य। चरित काव्य बिल्कुल जैन साहित्य में रचे गए साथी, वेरी गुड। आगे चलते हैं 75वां प्रश्न है, माफ करिए थोड़ा सा धुंधला आपको दिखाई देगा लेकिन पढ़ आप लेंगे इसको। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, 75वां प्रश्न है साथियों, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में से आमिर खुसरो के बारे में कौन सी बात सही है? कौन सी बात सही है यह बताना है रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। पहला, वे फारसी के बहुत अच्छे ग्रंथकार और अपने समय के नामी कवि थे। दूसरा, ये बड़े ही विनोदी, मिलनसार और सहृदय थे। तीसरा, इनमें उक्ति विचित्र का नितांत अभाव था। चौथा, इनकी पहेलियाँ और मुकरियाँ प्रसिद्ध हैं। तो बताइए कौन सा कोट सही है? ए 1 2 4, बी 2 3 4, सी 1 2 3 4 या डी 1 3 4। ऐसे प्रश्नों के लिए बहुत बोलना पड़ता है और एनर्जी बहुत ज़्यादा लगती है। बताएं साथियों, यहाँ पर प्रश्न अभी हमारे पास 75वां है। पहला तो बिल्कुल सही आएगा साथियों, वो फारसी के बहुत अच्छे ग्रंथकार थे, अच्छे नामी कवि थे। दूसरा भी सही है, विनोदी, मिलनसार, सहृदय, ये भी बताया है रामचंद्र शुक्ल ने। तीसरा, उनमें उक्ति विचित्र का नितांत अभाव था, ऐसा बिल्कुल नहीं है, अभाव नहीं था। ठीक है, उनमें उक्ति विचित्र कूट कूट कर भरा हुआ था। उक्ति विचित्र बकरोक्ति अलंकार के लिए बोला जाता है। ठीक है, बकरोक्ति तो बहुत ज़्यादा था। तो साथियों सी ऑप्शन बिल्कुल गलत है, ये नहीं आएगा। डी ऑप्शन, इनकी पहेलियाँ और मुकरी तो बिल्कुल प्रसिद्ध है, हम पढ़ते भी हैं। तो हमारा जो ऑप्शन आ जाएगा ए, पहला दूसरा और चौथा। ठीक है, जिन्होंने ये इस पर टिक किया, वेरी गुड। आगे चलते साथियों, तो सही युग्म बताना है।
जसाचरयु जैन साहित्य से संबंधित है। चर्यापद नाथ साहित्य से संबंधित है। डोंबी गीतिका सिद्ध साहित्य से। श्रुति पंचमी कथा जैन साहित्य से संबंधित है। तो बताइए पहला दूसरा चौथा सही है, केवल पहला और तीसरा सही है, या सी ऑप्शन पहला तीसरा और चौथा सही है, डी ऑप्शन दूसरा तीसरा और चौथा सही है। बहुत सामान्य सा प्रश्न, आप समझ गए होंगे क्या कहना चाहता है इसे प्रश्न। बिल्कुल सामान्य साथियों सामने दिखाई दे रहा है कौन सा यहाँ पर सही है और कौन सा यहाँ पर नहीं है, यह भी पता है आपको। बिल्कुल जसरचर्य जैन साहित्य से है, डोंबी गीतिका जित साहित्य से, श्रुति पंचमी कथा जैन साहित्य से। तो हमारा आ जाएगा साथियों बिल्कुल सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, पहला, ठीक है, तीसरा और चौथा। चर्यापद जैसा सभी को पता है जैसे सहित साहित्य से, ना कि नाथ साहित्य से। अगले प्रश्न पे चलते साथियों, 77वां प्रश्न है, इसको देखिए ध्यान से। नगर बाहरे डोंबी तोहरी कुड़िया छाई, सोई जाई सो ब्रह्मे नाडिया। उक्त पंक्तियाँ किसकी हैं? सरपा, कणपा, लुइपा, डोंबिपा। 77वां प्रश्न है, नेट की परीक्षा में आया था आज लास्ट बार। नगर बाहरे डोंबी तोहरी कुड़िया छई, गैस लगाइए और नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। जी मैं बता रहा हूँ बी कहनप्पा, कहनप्पा की पंक्तियां हैं ये। आगे चलते साथियों, अगला प्रश्न भी नवंबर में आया था, लास्ट टाइम नवंबर में हुआ था नेट हिंदी। गोरी सोबे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने रैन बई चहु देश। उपर्युक्त दोहा अमीर खुसरो ने किस संदर्भ में कहा है? यह भी प्रश्न आते हैं साथियों। अपने आश्रयदाता के नाराज होने पर कहा, जिस आश्रयदाता मतलब जिस मालिक के अधीन वो रह रहे थे उससे नाराज थे इसलिए कहा। अगला संपत्ति के लूटे जाने पर कहा। जो हजरत निज़ामुद्दीन औलिया की मृत्यु, हजरत निज़ामुद्दीन औलिया जो उनके गुरु थे उनकी मृत्यु पर कहा जय दोहा उन्होंने। या फिर अपनी प्रेमिका द्वारा तिरस्कृत होने पर, अपनी प्रेमिका द्वारा तिरस्कृत, जानते ना तिरस्कृत, बताइए। गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने रैन भाई चौं देश। यह पंक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। बिल्कुल साथियों सी ऑप्शन आएगा, हजरत निज़ामुद्दीन औलिया की मृत्यु, अपने गुरु की मृत्यु पर कहा था यह। अगला प्रश्न साथियों, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार नाथों की संख्या कितनी है? 10, 9, 8, 7। सामान्य सा प्रश्न है, मास्टर कैडर वाले भी इसको रट लीजिए। 79वां प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार नाथों की संख्या कितनी है? बिल्कुल साथियों बी ऑप्शन द राइट आंसर, 9 संख्या है साथियों। आगे चलते हैं, हमारे 80वें प्रश्न पर थोड़ा सा धुंधला है, ठीक है अभी क्लियर दिखाई दे रहा होगा। 80वां प्रश्न है, इस छोटी पुस्तक को ऐसे वीर का रासो कहना खटकता है। इस छोटी सी पुस्तक को ऐसे वीर का रासो कहना खटकता है। यह कथन रामचंद्र शुक्ल ने किस रासो काव्य के संबंध में लिखा है? रणमल छंद, जयचंद प्रकाश, बीसल देव रासो या पृथ्वीराज रासो। इस छोटी सी पुस्तक को ऐसे वीर का रासो कहना खटकता है। किस छोटी सी पुस्तक के बारे में वो कह रहे हैं? किस रासो काव्य के बारे में कह रहे हैं रामचंद्र शुक्ल? किस छोटी सी पुस्तक मतलब किस पुस्तक का आकार छोटा था? बिल्कुल बहुत सही साथियों, बहुत सही, सी ऑप्शन वाले, वेरी गुड, बीसल देव रासो, वेरी गुड साथियों। आगे चलते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखिए ध्यान से। जी हाँ 81वां प्रश्न, विद्यापति ने कीर्तिलता की रचना, विद्यापति की पुस्तक है कीर्तिलता, विद्यापति ने कीर्तिलता की रचना अबहट भाषा में की है। जहाँ अबहट का अर्थ क्या है? डिंगल भाषा, पिंगल भाषा, मैथिली युक्त भ्रश भाषा या मैथिली युक्त विकसित अभ्रंश भाषा, या फिर मैथिल युक्त विकसित अपभ्रंश भाषा। साथियों बताइए
क्या होगा इसका अर्थ? विद्यापति ने कीर्ति लता की रचना अपभट्ट भाषा में की है, जहाँ अपभट्ट का अर्थ डिंगल भाषा, पिंगल भाषा, मैथिली युक्त ब्रज भाषा या मैथिली युक्त अपभ्रंश भाषा है। क्या है साथियों? क्या लगता है? जी बिल्कुल साथियों, मैथिली से ही विकसित जो अपभ्रंश हुई उसको अपभट्ट कहा जाता है, देसी भाषा मैथिली। ठीक है, तो डी ऑप्शन वाले, वेरी गुड साथियों, डी ऑप्शन वाले। आगे चलते हैं। असंगत का चुनाव करना है यहाँ पर। किसका? असंगत का। थोड़ा धुंधला भी है लेकिन कोई बात नहीं, पढ़ कर सुना देता हूँ साथियों। असंगत कौन सा है यह देखना है। देखिए अभी, पृथ्वीचंद कृत, पृथ्वीचंद की एक पुस्तक है जहाँ पृथ्वी रासो नहीं है। पृथ्वीचंद एक रचनाकार हैं। कृत उनकी एक रचना क्या है? मातृका प्रथमाक्षरा दोहरा, प्रथम बावनी काव्य है। असंगत का चुनाव करना है साथियों। दूसरा, कवि राजा बांकीदास ने कुकवि बत्तीसी में सर्वप्रथम डिंगल का प्रयोग किया। तीसरा, हिंदी में दोहा चौथाई, जहाँ पर चौपाई आना था साथियों, हिंदी में दोहा चौपाई छंद में भगवद गीता का अनुवाद सर्वप्रथम हरिभद्र सूरी ने किया। जड्डी, जगत सुंदरी प्रयोगशाला एक वैदिक ग्रंथ है जिसके रचयिता अज्ञात हैं, मतलब कोई अज्ञात पुरुष हैं, महिला हो सकती है कोई भी। जगत सुंदरी प्रयोगशाला एक वैदिक ग्रंथ है। साथियों इस तरह के कठिन प्रश्न नेट की परीक्षा में पूछे गए थे। ठीक है, 82वां प्रश्न है। तो असंगत का चुनाव करना है। इसका हम ही बता देते हैं। सी। ठीक है, हिंदी में दोहा चौपाई छंद में भगवद गीता का अनुवाद सर्वप्रथम हरिभद्र सूरी ने किया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये गलत है, लेकिन असंगत यही है। एक और बात बता देते हैं साथियों, पृथ्वीचंद कृत प्रथम भावनी काव्य। ठीक है, इन्होंने लिखा मातृका प्रथमाक्षरा दोहरा नाम से। आगे साथियों, कवि राजा बांकीदास ने कुकवि बत्तीसी में प्रथम बार डिंगल भाषा का प्रयोग किया है। ये मस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको लिख लीजिए, सभी लिख लीजिए। और जो डी है, जगत सुंदरी प्रयोगशाला एक वैदिक ग्रंथ है। वैदिक ग्रंथ है यानी चिकित्सा से संबंधित है, और जिसके रचयिता कोई अज्ञात हैं। अज्ञात मतलब पता नहीं अभी कौन है। आगे साथियों चलते हैं, जो प्रश्न साथियों इंपॉर्टेंट है। 83वां प्रश्न है, आदिकालीन काव्यों के संबंध में असंगत विकल्प का चुनाव करना है। असंगत विकल्प। पहला, हेमचंद्र को प्राकृत पेंगलम में अपभ्रंश के दोहे संकलित हैं। हेमचंद्र के प्राकृत पेंगलम में अपभ्रंश के दोहे संकलित हैं। दूसरा, दोहा पदड़िया गेपद अपभ्रंश काल के प्रमुख छंद हैं। आगे साथियों तीसरा है, पयम च्रयु 5 कांड और 83 संधियों वाला विशाल महाकाव्य है। चौथा, प्रबंध चिंतामणि जैन साहित्य का महत्वपूर्ण अपभ्रंश ग्रंथ है। साथियों यहाँ पर आपने असंगत विकल्प का चुनाव करना है। बताएं साथियों क्या लगता है आपको? बता देते साथियों, दूसरा जो है दोहा पदरिया गेपद अपभ्रंश काल के प्रमुख छंद है, ये तो बिल्कुल सही है। तीसरा बिल्कुल सही है, पयम च्रयु 5 कांड हैं, इसके 83 संधियों में लिखा गया विशाल महाकाव्य है स्वयंभू का, ये भी सही है। अगला है, प्रबंध चिंतामणि जैन साहित्य का महत्वपूर्ण अपभ्रंश ग्रंथ है, ये भी सही है। पहला बिल्कुल गलत है और हमारा प्रश्न का उत्तर यही सही होगा। ठीक है, हेमचंद्र की पुस्तक नहीं है प्राकृत पेंगलम, ये बिल्कुल गलत है, लेकिन सही हमारा यही होने वाला है। अगला प्रश्न साथियों यह भी रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक से है प्रश्न। देखिए पंक्ति है, हिंदी साहित्य के इतिहास की विशेषता यह भी रही है कि एक विशिष्ट काल में किसी रूप की जो काव्य सरिता वेग से प्रभावित हुई, यह यद्यपि आगे चलकर मंद गति से बहने लगी, पर 900 वर्षों के हिंदी साहित्य के इतिहास में हम
उसे कभी सर्वथा सूखी हुई नहीं पाती। रामचंद्र शुक्ल का यह विचार हिंदी साहित्य के इतिहास पुस्तक के किस प्रकरण में है? प्रकरण 1, प्रकरण 2, प्रकरण 3, प्रकरण 4। हिंदी साहित्य के इतिहास की एक विशेषता यह भी रही है कि विशिष्ट काल में किसी रूप की काव्य सरिता के वेग से प्रवाहित हुई। वह यद्यपि आगे चलकर मंद गति से बहने लगी, पर 900 वर्षों के हिंदी साहित्य के इतिहास में हम उसे कभी सर्वथा सूखी हुई नहीं पाते। भाषाओं के बारे में लिखा हुआ है साथियों, काव्य सरिता, काव्य की भाषा। क्या लगता है साथियों कौन से प्रकरण में जो उन्होंने लिखा है? इस तरह के कठिन प्रश्न आते हैं साथियों, ये लिख लीजिएगा। ये भी प्रकरण डी में है, ठीक है, प्रकरण डी में ये उनका मत है। तो अभी 64वां प्रश्न जो हमें पीछे छोड़ दिया था, ठीक है, वो हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। 64वें प्रश्न पर साथियों अभी हम हैं। आचार्य शुक्ल के अनुसार आमिर खुसरो के विषय में निम्नलिखित में से कौन सी बातें सही हैं? पहले भी इस तरह का प्रश्न आ चुका है। 75वां प्रश्न इसी से संबंधित था, लेकिन 64वां प्रश्न भी इसी से ही संबंधित, आमिर खुसरो से ही संबंधित। तो कौन सी बातें सही हैं आमिर खुसरो से संबंधित, बताइए। पहला, कबीर की अपेक्षा आमिर खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था, क्या जैसे ही? दूसरा, खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन था, क्या जैसा ही है? तीसरा, खुसरो के समय बोलचाल की स्वाभाविक भाषा घिसकर बहुत कुछ उसी रूप में आ गई थी जिस रूप में खुसरो में मिलती थी या मिलती है। अगला है साथी चौथा, खुसरो धर्मोपदेशक थे, ठीक है, खुसरो धर्मोपदेशक थे अतः इनकी वाणी पोथियों की भाषा का सहारा लिए हुए हैं। तो बताइए साथी कौन सा कोट आपको सही लग रहा है यहाँ पर? पहला, ए केवल 1, 2, 3 सही है, केवल 1, 3, 4 सही है, केवल 1, 2, 4 सही है, या सभी सही है? बताइए ABCD में से आपको कौन सा दुरुस्त लग रहा है यहाँ? पहला तो बिल्कुल सही है साथियों, कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था। दूसरा बिल्कुल सही है, खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन था। और तीसरा, खुसरो के समय में बोलचाल की स्वाभाविक भाषा घिसकर बहुत कुछ उसी रूप में आ गई थी जिस रूप में खुसरो में मिलती है। चौथा, पहले 3 तो बिल्कुल सही है, ठीक है। तो चौथा, खुसरो धर्मोपदेशक थे, उनकी वाणी पोथियों की भाषा का सहारा लिए हुए, नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा तो बिल्कुल कतई भी नहीं था, ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं था। तो हमारा कौन सा सही हुआ? पहला, दूसरा और तीसरा, यानी विकल्प हमारा ए बिल्कुल सही है। जिनका विकल्प ए आ रहा है, वेरी गुड, ठीक है, बहुत सही। तो इस प्रकार से हमारे 29 प्रश्न आज कंप्लीट हुए। जी साथियों, हमारे 29 प्रश्न आज कंप्लीट हुए और 2414 प्रश्न हम कर चुके हैं। अभी हमें बताइए कि आप क्या सोचते हैं आज के अपने अंकों के बारे में। कठिन प्रश्न तो थे, इसमें कोई संदेह नहीं, निसंदेह आज कठिन प्रश्न काफ़ी रहे हैं और काफ़ी बड़े प्रश्न भी रहे, इसलिए वीडियो बहुत लंबा जा रहा था। क्या लगता है साथियों? और कल 12 सितंबर आने वाले समय में पता चल जाएगा, पोस्टें आएंगी। कल का बहुत मुझे लगता है बहुत बड़ा दिन होने वाला है और ज़रूर जाइए, नज़दीक वाले लोग ज़रूर जा सकते हैं। और अगर 2000 से भी 2500 लोग भी जुड़ जाते हैं तो बहुत बड़ी बात हो जाती है साथियों, आंदोलन को और ज़्यादा आगे ले जाने में। तो देखते हैं कल क्या होता है। हमारे चैनल से जुड़े रहें, प्रत्येक जानकारी आपको दी जाएगी। बहुत बढ़िया साथियों, यदि आपके 15-20 भी बने हैं, बहुत सही। मैं क्यों ऐसा सही बोल रहा हूँ? क्योंकि ये प्रश्न साथियों ये सामान्य प्रश्न नहीं है, खासकर रामचंद्र शुक्ल के इतने बड़े बड़े मत अभी पूछे जा रहे हैं। हालांकि ये परीक्षा भी जो नेट की है वो CBT हो चुकी है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो चुका है, तो हालांकि वहाँ पर टिक ही करना है। बहुत सही साथियों, इसी तरह से आगे मेहनत करें और कल देखते हैं क्या हो पाता है यूनियन की तरफ से। और तैयारी तो आपने करते रहना साथियों, और भी बहुत सारे प्रश्न लेकर आएंगे, ठीक है। अभी मास्टर कैडर के लेवल के ज़्यादा प्रश्न लेकर आएंगे साथियों, हमारा वादा रहा।
और नेट की परीक्षा के लिए भी साथ में लाते रहेंगे। आज भी काफ़ी ज़्यादा मास्टर कैडर के लिए भी बहुत ज़्यादा महत्व मिली होगी, इतना तो तय है। मिलते हैं कल साथियों अलग वीडियो में। धन्यवाद।